अब मैं अपने आज के अगले लेक्चर, जो कि अपना एक टॉपिक था जो रह गया था कहीं थोड़ा सा बहुत अपने जो फर्स्ट लेक्चर में, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसके लिए मैं हमारे जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार जिन्होंने सारे पूरे सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड करवाया, और जो इसके पीछे जिनका हाथ है वो डॉक्टर योगेश पांडे जी, एसोसिएट प्रोफेसर काई चिकित्सा डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपना प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें। डॉक्टर योगेश पांडे जी, आप अनम्यूट करिए सर। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनोद जी। और एक्चुअली सबसे बड़ा धन्यवाद डॉक्टर महेश व्यास जी को। उनको सुनना एक अपने आप में जिसे बोलते हैं एक नेचुरल डिलाइट है, और उनके बोलने के बाद रिसर्च पे कुछ बोलने को रह नहीं जाता है। स्टिल जो विषय मुझे दिया गया है उसके उस पर कुछ अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा। तो विनोद जी, स्क्रीन दिख रही है क्या? वो वापस चला गया, दिख रहा था वापस हट अच्छा गया। अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। आ गया है, दिख गया है। जी दिख गया ना? ठीक। अ, तो सबसे पहले जो मुझे विषय दिया गया वो है हाइपोथेसिस के बारे में बोलना है। हाइपोथेसिस का अभी जब हम लोग डॉक्टर रितेश जी का लेक्चर सुन रहे थे और डॉक्टर महेश व्यास सर का लेक्चर सुन रहे थे, डॉक्टर रितेश जी ने बड़ी खूबसूरती से तंत्रयुक्ति कैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी के सामने रखती है, और कैसे साधर्म रखती है और कैसा वैधर्म रखती है, वो दोनों उन्होंने एक्सप्लेन किया। और सर ने अपने लेक्चर में, डॉक्टर महेश व्यास सर ने अपने लेक्चर में कुछ और चीजें बताई कि जैसे वाद मार्ग है, ताच्छिल्य है, यह सब भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के ही अंग है। जो आज का विषय है हाइपोथेसिस, अगर आपको वाद के 44 मार्ग ध्यान में आ रहे हो तो उसमें एक शब्द आता है प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा की जो परिभाषा देते हैं आचार्य चरक, वो बोलते हैं प्रतिज्ञा साध्य वचनम। और इसी प्रतिज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है स्थापना, प्रतिस्थापना। तो प्रतिज्ञा साध्य वचनम, स्थापना, स्थापना क्या बोलते हैं? स्थापना नाम तस्यायो प्रतिज्ञाया हेतु दृष्टांत उपनयन निगमनई स्थापना। इसका उल्टा क्या है? प्रतिस्थापना है, जिसे हम बोलते हैं या तस्यायो पर प्रतिज्ञाया विपरीतार्थ स्थापना। अब इन्हीं तीन शब्दों में हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का सूत्र छिपा हुआ है। अगर हम बात करें कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, तो हाइपोथेसिस में दो वर्ड आते हैं। एक तो होता है हाइपो और दूसरा होता है थेसिस। हाइपो अगर हम देखें तो शब्द के रूप में वहां पे होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया, मतलब सोडियम कम हो जाए। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम कम हो जाए। हाइपोथेसिस मतलब थेसिस से, थेसिस में जो कमी रह गई है वो हाइपोथेसिस है। दूसरा जो शाब्दिक अर्थ इसका निकलता है लिटरल मीनिंग, एक ग्रीक वर्ड है हाइपोथेनाई, उसका मतलब होता है टू पुट अंडर, और आर टू सपोज, मतलब रिसर्च करने के पहले जो आप प्रतिज्ञा करते हैं, जो उसे हम लोग जो है हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये क्या होता है? एक प्रिज्यूमेटिव स्टेटमेंट होता है, एक प्रिपोजिशन होता है
लेकिन ये प्रेपोजिशन हाइपोथेसिस का मतलब पूरी कोरी कल्पना नहीं, बल्कि हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन, इन सब के बेस पर बनाया गया एक स्टेटमेंट है। उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अंग्रेजी में बोलते हैं इट इज अ रीजनेबल गेस। रीजनेबल गेस का मतलब क्या है कि बहुत सारा लिटरेरी रिसर्च के बाद जो है आपने ये हाइपोथेसिस बनाई है। पर्पज क्या है इस हाइपोथेसिस का? तो इट गिव्स अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दैट विल बी टेस्टेड इन अ रिसर्च। ये एक एजम्पशन हो सकता है, सस्पिशियन हो सकता है, असर्शन हो सकता है, दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप हो सकती है, या एक जो पहले का सत्य है उसकी रियलिटी हो सकती है। होता क्या है कि इस हाइपोथेसिस से जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें क्लैरिटी आती है, स्पेसिफिसिटी आती है और फोकस आती है। इसलिए किसी भी रिसर्च प्रपोजल में हाइपोथेसिस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट उसका कंपोजिशन है। क्योंकि अगर हाइपोथेसिस पढ़ के ही आपको ये पता चलता है कि आप क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं और उससे क्या अचीव करने वाले हैं, तो ये चीजें जो है हाइपोथेसिस में आती है। तो अल्टीमेटली a research hypothesis is a predictive statement that is capable of being tested by scientific method that relates an independent variable to some dependent variable। तो ये जो है रिसर्च की परिभाषा रही। हाइपोथेसिस की जरूरत क्यों है? तो सबसे पहली बात है कि हाइपोथेसिस के सहारे यू फाइंड द की अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन द रिसर्च। कहने का मतलब कि बेसिकली क्या सिद्धांत है जिसकी परीक्षा आप इस पर्टिकुलर रिसर्च में करने जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि ये एक रिलेशनशिप को पहचान करते हैं हम लिटरेरी रिव्यू के बेस पे। और आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया हुआ है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने चुना है, जो पर्टिकुलर टाइटल चुना है, एग्जैक्टली कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो जिसे सॉल्व करना चाहते हैं वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। फिर लिटरेरी रिव्यू करते हैं और जो आपके लिटरेरी रिव्यू से तथ्य निकल के आते हैं वो उनकी आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से क्या संबंध है, इसको स्थापित करने का काम हाइपोथेसिस करती है। और आपकी जो प्रॉब्लम है उसे एक्चुअली आप साइंटिफिकली नहीं सॉल्व कर सकते हैं जबकि उसे हाइपोथेसिस के फॉर्म में रिड्यूस ना कर दे, मतलब एक स्टेटमेंट ना दे। अब जब स्टेटमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम आयुर्वेद में रिसर्च कर रहे हैं तो जो 10 विध परीक्ष भाव है, कारण, करण, कार्योनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल और प्रवृत्ति। तो जब एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट आप बनाते हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर के तो ये जरूरी है कि उसमें इन सभी का समावेश हो कि जो आप जैसे कारण को हम बोलते हैं सा एव हेतु। तो जो आउटकम आप चाह रहे हैं उसके पीछे हेतु क्या है। करण को हम बोलते हैं यदि उपकरणों कल्पते, किस उपकरण से, टूल क्या यूज करने जा रहे हैं। कार्योनि मतलब सा या क्रिया विक्रिया बाड़ा कार्यत्व आपद्यते। तो जिसको विक्रिय करने के लिए, जिसको निगेट करने के लिए आप प्रवृत्त हो रहे हैं वो क्या है, कार्योनि है। तो मतलब कौन सी सिचुएशन है, वो कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, या एक बड़ी पैथोलॉजी में कौन सा पैथोलॉजिकल स्टेप है जिसको अल्टीमेटली आप निगेट करना चाह रहे हैं, ये भी आपकी हाइपोथेसिस का पार्ट बनता है। इसी तरह से कार्यफल, जब आप कार्योनि को निगेट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या अचीव होगा। जैसे कार्यफल को अगर आयुर्वेद की डेफिनेशन देखें तो क्या बोलते हैं, पुरस्तद यत् प्रयोजना कार्य कार्याभिवृत्ति इष्यते। जिस 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 पर्पज को लेकर के, जिस आउटकम मेजर को लेकर के आप प्रवृत्त हो रहे हैं तो जो है वो कार्यफल होता है। अनुबंधा का मतलब को वेरिएबल्स क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके रिजल्ट को अल्टीमेटली इफेक्ट कर सकती है, तो उसे हम अनुबंध बोलते हैं। इसी तरह से देशः, किस
पार्टी, अब देश देखे तो दो तरह के, भूमि देश है और आतुर देश है। तो किस तरह के आतुर पे आप परीक्षा करने जा रहे हैं और किस पार्टिकुलर एनवायरमेंट पे आप परीक्षा करने जा रहे हैं। काला, आपका रिसर्च का पीरियड क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च क्या है, या जैसे अभी सर बता रहे थे कि ऋतुओं के अनुसार आपका परिणाम बदल सकता है। तो इसलिए काल को भी डिफाइन करना, और प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति का मतलब कि कार्यसभा आरंभ करना। इसके बाद फिर एक उपाय शब्द आता है जिसमें कि कारण आदि के सौष्ठों को हम उपाय बोलते हैं। तो आप देखिए, तो अगर हम मॉडर्न के डिफिनेशन की बात करें हाइपोथेसिस की, तो बोलते हैं हाइपोथेसिस के जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो पीको के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं क्लिनिकल आउटकम, और उसके बाद फिर आउटकम मेजर। तो लेकिन जो है अब देखें तो आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो जो 10 परीक्षे भाव है वो आपके हाइपोथेसिस के कंपोनेंट होते हैं। कहने का मतलब अगर आप कोई हाइपोथेसिस बना रहे हैं जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर उसमें ये 10 कंपोनेंट अगर आप डिफाइन करते हैं तो आपकी जो रिसर्च कंडीशन है वो एग्जैक्टली डिफाइन हो जाती है कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, किसके द्वारा करना चाहते हैं, वो करके आपको फल क्या मिलने वाला है, उसको इफेक्ट करने वाले को वेरिएबल्स कौन से हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया कि हाइपोथेसिस के एसेंशियल कंपोनेंट क्या होने चाहिए। इसके बाद देखें तो इट इज द पावरफुल एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज कंसिस्टिंग विद एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड कंड्यूसिव टू द फर्दर इंक्वायरी। और जब आप हाइपोथेसिस देते हैं तो उसका मतलब है कि ये आप टेस्ट करने जा रहे हैं, ये वेरीफाइएबल भी हो सकती है और फाल्सिफाइएबल भी हो सकती है। मतलब अल्टीमेटली जो आप हाइपोथेसिस देंगे उसे आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एक बात और है कि हाइपोथेसिस किसी तरह का एथिकल क्वेश्चन नहीं है, जनरल क्वेश्चन नहीं है, मॉरल क्वेश्चन नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो कि कुछ प्रिजम्पशंस पे बेस्ड होता है। और आपके प्रिजम्पशंस जितने स्ट्रांग होंगे, टूल जितना स्ट्रांग होगा, आपकी हाइपोथेसिस के सही होने के उतने ज्यादा चांसेस होंगे। तो इट इज अ प्रेडिक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस आल्सो। तो हाइपोथेसिस के लिए देखें तो ये क्या कहते हैं, जो मैंने अभी कार्यफल की बात की थी, तो दैट इट इज द प्रेडिक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस आल्सो। तो ये समझने के शुरू करें। और हाइपोथेसिस बनता कैसे है, तो हम देखें तो हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन के आधार पर बनता है या रिव्यू ऑफ लिटरेचर के आधार पर बनता है। दूसरा, कैसे हाइपोथेसिस बनाते हैं कि आप अपने एक्सपर्ट से जो है, जो फील्ड में एक्सपर्ट है उनसे चर्चा करते हैं, प्रॉब्लम की ओरिजिन समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आप एक सॉल्यूशन डिवाइड करते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पर, वो हाइपोथेसिस होता है। इसके अलावा रिसर्चर का अपना इंट्यूशन हो सकता है जिससे कि क्या कहते हैं आप एक अच्छी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। इसी तरह से जो पुरानी रिसर्च स्टडीज है, आपसे पहले जिन लोगों ने उसी विषय में, उसी एरिया में स्टडी की है, तो उनके बेस पर भी आप एक नई हाइपोथेसिस दे सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। देखिए तो अगर हम हाइपोथेसिस कितनी तरह की होती है उससे पहले ये समझना जरूरी है कि बेसिकली रिसर्च में हम करते क्या है। दो तरह के वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बेसिकली हम किसी भी रिसर्चर में इनके बीच की रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। वो रिलेशनशिप एसोसिएटिव हो सकती है या कैजुअल हो सकती है, कॉजेटिव हो सकती है। तो उसी उन दो रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए ही बेसिकली हाइपोथेसिस देते हैं। तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो सकती है जिसमें कि एक वेरिएबल के इंक्रीज से दूसरे वेरिएबल इंक्रीज होती है। दूसरी नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकती है जिसमें कि एक वेरिएबल बढ़ता है तो उसी के करस्पॉन्डेंस इनवर्सली दूसरा घटता है। तीसरा क्या हो सकता है कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये तीन तरह के रिलेशनशिप को ही एस्टेब्लिश करने के लिए हम हाइपोथेसिस देते हैं। और जो अभी मैंने बताया कि एक हाइपोथेसिस बनाने के लिए क्या है कि रिसर्च हाइपोथेसिस मस्ट बी स्टेटेड इन अ टेस्टेबल फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, टेस्टेबल फॉर्म फॉर इट्स प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड शुड इंडिकेट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन क्लियर, कंसाइज एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। तो क्लियर, कंसाइज और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपका बेसिकली किस पॉपुलेशन पे आप कर रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं, क्लिनिकल आउटकम क्या है ना, और आपके आउटकम मेजर्स क्या है, ये सब क्या कहते हैं चीजों पर जो है आप उसको करते हैं। और हाइपोथेसिस की बात करें कितने तरह की होती है, तो जैसा मैंने बताया कि इसके दुई दुई करके भेद है, जैसे सिंपल हाइपोथेसिस और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। एक 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 भेद ये है। तो सिंपल हाइपोथेसिस को देखें
तो जो कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट और एक सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए आप बनाते हैं, तो उसे हम लोग सिंपल हाइपोथेसिस बोलते हैं। और अगर आप कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या है कि 2-3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देश काल देश काल और औसत तीनों है, और उनको क्या कहते हैं, आप किसी 3 वेरिएबल्स पे आयु, सुख और व्याधि क्षमत्व, मान लीजिए इन तीनों पे आप कर रहे हैं, तो 3 वेरिएबल, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 3 डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इनके बीच में अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हो जाएगी, है ना। आपने सिंपली कहा कि अगर स्थरीतकी का जो है आईजीई पे क्या रोल है, तो सिंपल हाइपोथेसिस हो गई। तो इस तरह से क्या कहते हैं, एक सिंपल हाइपोथेसिस है और एक कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है। अगर आप मल्टीपल वेरिएबल ले रहे हैं, मल्टीपल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है। एक सिंपल हाइपोथेसिस तब है जब आप केवल एक वेरिएबल ले रहे हैं। इसी तरह से दूसरा एक भेद है जिसमें कि हम 2 भेद करते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अभी जो मैंने ऊपर बताया कि डायरेक्शन 2 हो सकती है, पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। और नॉन डायरेक्शनल मतलब जीरो रिलेशनशिप है। तो आप देखिए, अगर क्या कहते हैं, ये hypothesis which specifies expected direction of the relationship between variables, that is the directional hypothesis. And if doesn't specify the direction of the relationship, then it is the non directional relationship. यानी मतलब ये है कि जब आप रिसर्च शुरू कर रहे हैं, आपको पता है कि रिजल्ट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा, और उस तरह से आप हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट देते हैं, तो दैट विल बी द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। बट अगर क्या कहते हैं, आप कोई रिलेशनशिप पहले नहीं स्टेब्लिश करते कि पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाएगी, तो उसे हम लोग नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स 2 तरह की हाइपोथेसिस हो सकती है। एक एसोसिएटिव हाइपोथेसिस है व्हिच प्रपोजेस द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल बट डोंट इंडिकेट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसे हम लोग एसोसिएटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। और जहां पे डायरेक्ट कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप डिफाइन की जाती है, उसे हम लोग कॉजल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो ये 6 भेद देखे, एक है डायरेक्शन के भेद पर, एक है नंबर ऑफ द वेरिएबल्स के आधार पर, और तीसरा है स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप के आधार पर। तो ये 3 तरह की हो गई। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल इन्फरेंशियल स्टैटिक के आधार पर 2 तरह की हाइपोथेसिस होती है। एक होती है नल हाइपोथेसिस और दूसरी होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नॉर्मली हम लोग जो है नल हाइपोथेसिस को यद 0 या यद जो है इस तरह से डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि रिसर्चर शुरुआत इस बात से करता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। अगर हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं तो, और अगर हम 2 अलग अलग सेट ऑफ द पॉपुलेशन का मीन देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट होता है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ ग्रुप्स। जो ये स्टेटमेंट होता है, इसी को हम लोग नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो नल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट्स अ थ्योरी that has been put forward either because it is believed to be true or because it is to be used as a basis of the argument but has not been proved. Okay, so कोई भी नल हाइपोथेसिस अगर क्या कहते हैं, आपने सीरियस आउटकम इफ इनकरेक्ट डिसीजन इज मेड, मतलब अगर आपने हाइपोथेसिस को वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट के आधार पर नहीं बनाया है, मतलब उसका बैकग्राउंड अच्छे से नहीं तैयार किया है, तो क्या कहते हैं जो है प्रॉब्लम हो सकती है। यही नल हाइपोथेसिस सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो सकती है, एसोसिएटिव या काजुअल हो सकती है, जो मैं पहले आपको बता चुका है। उसके बाद फिर दूसरा आता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या है कि जो आप नल हाइपोथेसिस करें, देयर इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द नल हाइपोथेसिस। उसी को आप कहिए देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ द ग्रुप्स, तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो सकती है। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकती है। तो आप बोलते हैं ग्रुप ए इज बेटर देन ग्रुप बी, दैट इज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस ए। आप बोलते हैं ग्रुप बी इज बेटर देन ग्रुप बी, दैट इज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस बी। या ग्रुप ए इज नॉट बेटर देन बी, दैट इज द बीस की नेगेटिव डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो इस तरह से बोलते हैं इट इज द अपोजिट ऑफ द नल हाइपोथेसिस। इट इज ओनली रिस्क if null hypothesis is rejected. तो
एक्चुअली क्या होता है जब लोग रिसर्च कर रहे होते हैं खासतौर पे पैरेलल क्लिनिकल ट्रायल्स पे आरसीसी में, तो वहां पर हम चाहते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो और हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो. तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस इन क्लिनिकल रिसर्च. जैसा मैंने बताया कि प्री रिक्विजिट क्या है एक अच्छी हाइपोथेसिस की, तो बैकग्राउंड नॉलेज आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए, लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए. जब हम लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं तो यहीं पर सारी तंत्रयुक्तियां, सारे वाद मार्ग आ जाते हैं. उनके डिटेल में जाने का समय नहीं है, नहीं तो हम लोग इस बात की भी चर्चा करते कि कैसे वाद मार्ग के बारे में अच्छी जानकारी ये तय करती है कि आप कितनी अच्छी आयुर्वेद की हाइपोथेसिस आप रख पाएंगे. उसके बाद देखिए तो कैसे माना जाएगा कि आपकी हाइपोथेसिस एक अच्छी है. तो हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल सो दैट इट इज इजीली अंडरस्टूड बाय ए ब्रेवर, है ना. आपकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको सीधा समझ में आ जाए इसमें लॉजिक इस्तेमाल हुआ है और इसमें ये आउटकम मेजर डिजायर्ड है ना. तो वो अच्छी हाइपोथेसिस होती है. इट शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज. If the hypothesis is not clear and precise, then inferences drawn on the basis of cannot be taken as the reliable. Hypothesis should be capable of the being tested. ये मतलब ऐसा कोई हाइपोथेसिस ना दीजिए कि जो टेस्टिंग ऑलरेडी बहुत सारे एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हो, उसके बारे में बहुत सारे एविडेंस है जो, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना. हाइपोथेसिस इज फॉर टेस्टेड, ये आप तो वचन नहीं है ना. इट इज टू बी टेस्टेड. इसके अलावा देखें तो हमेशा हाइपोथेसिस में कोशिश करेंगे जो आप जो आपने रिसर्च वेरिएबल्स लिए हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का काम करती हो. जो नोट फैक्ट्स है उसे बहुत अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके कंसिस्टेंस में होनी चाहिए और इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ द एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. इसी तरह से इट शुड एक्सप्लेन द फैक्ट्स दैट गिव राइज टू द नीड ऑफ द एक्सप्लेनेशन. मतलब अगर कोई सवाल है तो उसका उत्तर देने में आपकी हाइपोथेसिस होनी चाहिए एंड इट मस्ट एक्चुअली एक्सप्लेन व्हाट इट क्लेम्स टू एक्सप्लेन. मतलब आपने रिसर्च प्रॉब्लम कुछ ली, उसके पीछे के वेरिएबल्स कुछ लिए और हाइपोथेसिस कुछ ली, ये नहीं चलेगा, है ना. उनमें आपस में तारतम्य होना जरूरी है. तो नॉर्मली टाइटल ऑफ द स्टडी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस और डिजायर्ड आउटकम, इनके बीच में एक तारतम्य होना, एक रूपता होना जरूरी है. दो तरह की हो सकती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर. टाइप 1 एरर है कि जहां पे आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया बट एक्चुअली वो सही थी, है ना. और कैसे होती है इसके बारे में स्टैट्स वालों ने आप लोगों को बताया होगा टाइप 1 एरर क्यों क्यों आती है. इसी तरह से टाइप 2 एरर होती है. नॉर्मली टाइप 1 एरर तब आती है जब आपने सही पैरामीटर नहीं चुना है ना. इसी तरह से टाइप 2 एरर है जिसमें क्या कहते हैं कि एक्चुअली नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत थी बट आपने एक्सेप्ट कर ली. ये नॉर्मली तब आती है जब क्या कहते हैं आप सैंपल सिलेक्शन में बायस्ड होते हैं या आप जो ऑपरेशनल डिप्रेशन होती है उसे कायदे से नहीं फॉलो करते हैं. तो ये क्या कहते हैं आज का हाइपोथेसिस के बारे में छोटा सा एक उद्बोधन था. और अल्टीमेटली क्या कहते हैं हाइपोथेसिस का रोल क्या है, तो आचार्य चरक बोलते हैं प्राक कार्य समारंभात परीक्षा केवलम परीक्षम परीक्ष कर्म समारे भेद कर तुम. तो ये जो परीक्षा करने के लिए जो स्टेटमेंट आप देते हैं दैट इज हाइपोथेसिस. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर योगेश जी. आपने बहुत अच्छे से आसान भाषा में ये जो एक स्कॉलर्स की एक प्रॉब्लम थी जो काफ़ी चैट बॉक्स में इसके लिए क्वेश्चंस बार बार काफ़ी सेशंस में आए थे, इसको आपने अच्छे से डील किया और डिस्क्राइब किया. आपको बहुत बहुत आभार और इस कार्यक्रम का सूत्रधार रहने के लिए भी आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछ सकते हैं. डॉक्टर कुमार भास्कर कुछ बोल रहे हैं क्या? चलिए, तो मैं डॉक्टर योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार. अब मैं अपने कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ रहा हूं और